चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 5 सॉइल पोल्यूशन मृदा मृदा प्रदूषण स्टार्ट करते हैं। हम लोग का कल वाटर पोल्यूशन वाला चैप्टर समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मृदा प्रदूषण। इंग्लिश में बोले तो सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से सॉइल पोल्यूशन हमारा फैलता है, उसको क्या उपाय है रोकने के। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं मृदा प्रदूषण होता क्या। मृदा माने मिट्टी, मिट्टी में किस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है वो देखते हैं। ठीक, मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण जल उर्वरकों एवं कीटनाशक द्वारा होता है। भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में ऐसा अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़ता है, अथवा भूमि मृदा की उपयोगिता में कमी हो जाती है या उपयोगी गुण में परिवर्तन हो जाता है, तो यह मृदा भूमि प्रदूषित कहलाती है। ठीक, ये तो हुआ डेफिनेशन जो मेरा नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको लेमन लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। देखिए, मृदा प्रदूषण कैसे हो रहा है। साफ मृदा हम किसको कहेंगे? वह मृदा जिसमें हर टाइप के फसल आसानी से उत्पन्न हो जाते हो। ठीक, तो हमारी क्या कहलाएगी? फ्रेश सॉइल कहलाएगी। लेकिन उस फ्रेश सॉइल में क्या कहते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स जैसे कीटनाशक हो गया, ठीक, फिर जल उर्वरक हो गया, वो सब क्या आ जाते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं, जिसके वजह से सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण। इंग्लिश में क्या है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक, जिसके वजह से भूमि की मृदा की उपयोगिता क्या हो जा रही है? कम हो जाए। उपयोगिता बोले तो उस मिट्टी में अब जो फसल आसानी से हो रहा था वो हमारा नहीं होगा। ठीक, उसको उत्पन्न करने में हमको बहुत सारी समस्या आएंगी। ठीक, या उत्पन्न हो रहा है तो मान लीजिए उसमें कोई हम सब्जी लगाए, अब जो उसमें सब्जी हो रही है वो सब्जी क्या हो जा रही है? हार्मफुल हो जा रही है, क्योंकि सॉइल में हार्मफुल मटेरियल्स है। ठीक, अब जब उसमें वो सब्जी उगेगी तो वो उसी सॉइल से अपना भोजन प्राप्त करेगी। तो जो सॉइल में हार्मफुल पार्टिकल्स या हार्मफुल थिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? उस सब्जी के अंदर चल जाएंगे, जिसको खाने पे हमको क्या होगा? दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, हमको बीमारियां हो सकती हैं, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ठीक, तो भूमि प्रदूषित हो रहा है तो उससे हमको इफेक्ट होगा, पेड़ पौधों को इफेक्ट होगा, जानवरों को इफेक्ट होगा, साथ ही साथ क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये था हमारा भूमि प्रदूषण। अब देखिए, ये तो सिर्फ बात होगी कीटनाशकों की। ठीक, हमारे घर से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, फिर ये पत्ते हो गए, ठीक, टहनियां हो गई, ये सब भी हमारे सॉइल को पोल्यूट करती हैं। किस तरीके से? सॉइल में अगर प्लास्टिक चल जा रहा है, ठीक, या कागज चल जा रहा है, तो वो उसमें क्या मिक्स करके सॉइल को इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हो गए या अदर प्रॉपर्टीज को क्या करता है? इफेक्ट करता है। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने कुरकुरे का पैकेट वाला कि कुरकुरे खा के फेंका, वो सॉइल के अंदर गया, अब बारिश हुई, तो जब बारिश होगी तो वाटर हमारा नीचे परकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक, नीचे उसमें जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्लास्टिक के ऐड हो जाने से सॉइल में सॉइल अपनी परमिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। मैंने आपको परमिबिलिटी बताया था, पारगम्यता क्या होता है। ये पारगम्यता उसको कहते हैं, सॉइल की वह इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है जिसमें वाटर क्या करता है? सॉइल में फ्लो करता है। ठीक, हम पानी को उसमें डाले तो क्या किया? उसको वॉइड से बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाता है। वो सॉइल की क्या कहलाती है? पारगम्यता, परमिबिलिटी। फ्लोइंग ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज नोन एज परमिबिलिटी। ये क्या है? परमिबिलिटी हमारी क्या प्रॉपर्टी है सॉइल की, जो क्या करता है? हमारा उस कुरकुरे के पैकेट की वजह से इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉइल के अंदर वाट्स हैं, ये समझाने की तो बढ़िया कोशिश करते हैं फिगर बना के। ये मान लीजिए
हमारे एक सॉइल का कोई मेंबर है, ठीक। अब इसमें यहाँ पे क्या है, ये आ गया आपको, मान लीजिए प्लास्टिक ये, और इसके चारों तरफ ये सॉइल के छोटे छोटे कलर दिख नहीं रहा है, चेंज कर देते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, ठीक। ये क्या है, पार्टिकल्स है। इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है जिसके थ्रू पानी फ्लो करता है। अब इसमें ये पार्ट प्लास्टिक का पार्ट आ गया, जो क्या करेगा, हमारे फ्लो चैनल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। वहां पे क्या आ जाएगा, आपका जो वॉइड्स होगा, वॉइड्स की समाप्ति हो जाएगी। अब देखिए, बारिश हुई, बारिश हुई, जब बारिश हुई तो ये पानी क्या करेगा, फ्लो करके ऐसे 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 नीचे जाएगा, ठीक। लेकिन इस प्लास्टिक की वजह से ये क्या हो रहा है, एरिया क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, जिसके वजह से पानी हमारा क्या होगा, जमीन में अंदर नहीं जाएगा। जिसके वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो हो रहा है, माने भूमि के अंदर जो पानी है, उस भूमि के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जिसके वजह से हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चल जाएगा। तो इस ये भी हमारा एक तरीके का पोल्यूशन ही है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के पे इफेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, या इसको फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय, मृदा प्रदूषण को हम कैसे रोकेंगे, उसके उपाय। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, खदानों में कीटनाशकों को सीधे मिलावट ना किया जाए, ठीक। जो हमारे खाद हैं उसमें सीधा कीटनाशक का क्या किया जाए, हम मिलावट ना करें, ठीक। अगर खाद में कीटनाशक मिलाएंगे तो उस खाद को क्या करेंगे, हम सॉइल में डालेंगे, ठीक। अब जब कीटनाशक रहेगा तो वो सॉइल को क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करे देगा, जिसके वजह से सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक। फिर दूसरा, कीटनाशक रसायनों का अंतिम छिड़काव तथा फसल की कटाई में अधिक से अधिक अंतर रखा जाए, ताकि फसल का उपयोग करते समय कीटनाशकों को उपभोगी सामग्री पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। अब जो हम कीटनाशक रसायन का जो छिड़काव करेंगे, वो फसल काटने से बहुत पहले डाल देंगे। ऐसा नहीं कि हमको कल फसल काटनी है और आज हमने उस पर क्या किया, कीटनाशक डाला, ठीक। अब हम आज कीटनाशक डाले, कल फसल काट के उसको फिर ले जाके हमने मार्केट में बेचा, मान लीजिए हम सब्जी की बात कर रहे हैं, ठीक। अब उसको सब्जी क्या किया, उन्होंने ले गया बनाया। अब वो कीटनाशक जब कीड़ों पे इफेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम हमको भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड, प्रभाव पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसको खाने से हमारी मृत्यु हो सकती है, हमें कई तरह की बीमारियां हम लोग को हो सकती है। तो इसीलिए कीटनाशक और फसल की कटाई का जो अंतर है, उसके बीच में समय होना चाहिए, माने जो अंतराल होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कीटनाशकों का एवं खरपतवार नाशकों का फसलों पर प्रयोग करते समय चेहरे पर मास्क व हाथों में ग्लव्स जरूर होना चाहिए। अब जो कीटनाशक या घास फूस को नष्ट करने वाली जो हम दवाई का छिड़काव करेंगे, तो उसका प्रयोग करते समय चेहरे पे मास्क और हाथों में ग्लव्स का
को पहनकर करना चाहिए। ठीक, उसके बाद से चौथा है औद्योगिक संस्थानों से व्यर्थ पदार्थों एवं वाहित स्राव का पूर्णतः उपचार करके ही डिस्पोजल करना चाहिए। अब जो औद्योगिक संस्थाओं से जो व्यर्थ पदार्थ हमारा निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है या सीवेज निकल रहा है, उसको हमको पूर्णतः उपचार करके ही कहीं ना कहीं डिस्पोजल प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल लाए और डायरेक्ट सॉइल में हमने क्या कर दिया, डिस्पोजल कर दिया, उसका ट्रीटमेंट किए बगैर अगर डायरेक्ट हम उसको डिस्पोजल कर देंगे तो उससे क्या होगा, उस सॉइल की प्रॉपर्टीज में बदलाव आएगा और वो सॉइल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। देन लास्ट है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु उत्तम दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। अब जो सॉइल में रोगाणु हैं या जीवाणु हैं, उनको नष्ट करने के लिए उत्तम दवाइयों का हमको क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो हमने 5 पॉइंट आपको क्या बताया। पहला बताया कि जो खादों में कीटनाशक सीधे मिला रहे हैं, ठीक, उसका सीधा मिलावट हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि कीटनाशकों का जो छिड़काव कर रहे हैं और फसल को जो काट रहे हैं, उसके बीच में जो ड्यूरेशन होना चाहिए या टाइम इंटरवल होना चाहिए, वो टाइम इंटरवल हमारा क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। देन तीसरा मैंने बताया कि कीटनाशक और खरपतवार को जो हम प्रयोग कर रहे हैं काटने करने के लिए, ठीक, मारने के लिए, वो करने के लिए, उसको करते समय हाथ में ग्लव्स और चेहरे पे मास्क होना चाहिए। ठीक है। और औद्योगिक से जो हमारे निकल रहे हैं वेस्ट, उसको हम डायरेक्ट डिस्पोजल ना करके उसका हमको ट्रीटमेंट करके डिस्पोजल करना चाहिए। और लास्ट है कि रोगाणु उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारने के लिए हमको उत्तम केमिकल की आवश्यक प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे।
अब मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है वो देखते हैं। तो मृदा प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव निम्न रूप से पड़ता है। जब अगर मृदा हमारी पॉल्यूट हो जाएगी तो उससे किस तरीके से हमको नुकसान होगा, हमको क्या उस पर इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, ये देखते हैं। तो पहला है व्यर्थों की सूचित एवं अनियमित बहाव से नाले व नालिका अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे कीचड़ युक्त जल चारों तरफ फैलकर मानव के लिए असुविधा करता है। अब व्यर्थ पदार्थ जब नाले में या नाली में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो कीचड़ चारों तरफ फैल के क्या करते हैं, वहां के वातावरण को दूषित करते हैं। ठीक, तो पहला इफेक्ट ये था। दूसरा इफेक्ट, व्यर्थ एवं मल जल का प्रयोग निरंतर सिंचाई में करते रहने से मृदा की पोरोसिटी में कमी आ जाती है, जिससे मृदा में वायु संचार रुक जाता है एवं ऑक्सीजन की कमी से जीवाणुओं की श्वसन क्रिया रुक जाती है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। अब देखिए, जब हम गंदा पानी जिसमें सॉलिड वेस्ट या सॉइल वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक, वैसे पानी से हम सिंचाई बार बार करेंगे तो जो सॉइल की पोरोसिटी, मतलब जो वॉइड्स हैं, वो वॉइड्स क्या हो जाएंगे, मतलब खाली स्थान जो मृदा के बीच में, वो खाली स्थान क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब वो खाली स्थान बंद हो जाएगा तो जो एयर है या ऑक्सीजन है वो उस सॉइल में जा नहीं पाएगा, जिसके वजह से उसमें रहने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन पाएंगे नहीं। और जिसकी वजह से हमको जो पेड़ पौधों को जो भी चीजें मिलती हैं, जिससे भी वो भोजन अपना बनाते, वो नहीं मिलेगा, तो जिससे पेड़ पौधों का विकास भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये चीज तभी मैंने बताई थी कि प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल लेके, उसी तरीके से इसमें ये है कि जब कीचड़ वाली मिट्टी जब जाएगी आपकी फ्रेश मिट्टी में, तो वो क्या करेगी कि जो फ्रेश मिट्टी में वाइड्स हैं, खाली स्थान है, उन खाली स्थानों को भर देगी। ठीक, और जब वो खाली स्थान भर देंगे तो उस रास्ते पानी तो पानी, हवा भी पास नहीं करेगा, हवा भी अंदर नहीं जाएगा। जब हवा अंदर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो जो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो श्वसन क्रिया अपना कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो उन्हीं बैक्टीरिया, उन्हीं ऑक्सीजन का उपयोग करके जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब उनको हवा या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस पेड़ का क्या हो जाएगा, विकास धीमा हो जाएगा या एकदम क्या हो जाएगा, रुक को जाएगा। क्लियर है बात, ये चीज। चलिए तीसरा पॉइंट, होटलों, घरों एवं कल कारखाना एवं सार्वजनिक इकाइयों से निकलने वाले व्यर्थ सीधे ही मृदा पर ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, जिसके वजह से वह क्षेत्र मानव जीवन के लिए रोगग्रसित क्षेत्र बन जाता है। अब होटल से कोई सॉलिड वेस्ट हो गया, कारखानों से सॉलिड वेस्ट, घरों से, सार्वजनिक इकाइयों से जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, उस सॉलिड वेस्ट को हमने लाया सीधा मिट्टी के ऊपर खुले जगहों पे रख दिया। अब वो वहां पे क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज मतलब उसको बैक्टीरिया खाएंगे, सड़ाएंगे, मैंने वो जब सड़ेगा तो उसमें से डर्टी स्मेल आएगा। ठीक, वहां पे रोग ग्रसित बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो जिन बैक्टीरिया की वजह से हमको डिजीज हो सकते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहां के आसपास के मानवों को प्रभावित करेंगे। किस तरीके से, उनको विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां होंगी, वहां से जाने पे उनको दुर्गंध आएगा, और वहां के एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा। और वहां के आसपास के रहने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या होगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, अवशिष्ट एवं व्यर्थ पदार्थों के अनियमित बहाव से वातावरण दूषित हो जाता है। साथ ही मक्खी, मच्छर एवं अन्य कीड़े मकोड़े भी अधिक संख्या में जन्म लेते हैं, जिससे मानव जीवन कष्टमय हो जाता है। अब जब हमारा सॉइल पे कचरा ला के हम रख देंगे, जब सॉइल हमारा वहां पे पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो वहां पे आसपास में क्या होंगी, मक्खी अलग उत्पन्न होंगे, मच्छर उत्पन्न होंगे, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीड़े उत्पन्न होंगे, जो वहां के आसपास के रहने वाले मनुष्यों को क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे।
वहां के आसपास रहने वाले मनुष्यों को क्या होगा, उससे नुकसान होगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से मानव जीवों पे उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। एक बार से और देख लीजिए इन सबको। कैसे, जैसे व्यर्थ की अनुसूचित एवं अनियमित बहाव से वहां से जो क्या क्या कहते हैं सिंचाई किया जाएगा ऐसे मृदा से, तो क्या सॉरी, पहला पॉइंट ये था कि जो नाले में सॉइल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कीचड़ का फॉर्म कर लेगा और वहां के आसपास में कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे वहां के रहने वाले लोगों को असुविधा महसूस होगी। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि क्या कहते हैं, कीचड़ वाले पानी से सिंचाई करने पे सॉइल की पोरोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसके वजह से ऑक्सीजन सॉइल में नहीं जा पाएगा और बैक्टीरिया उसमें क्या प्रभावित होने लगेंगे, जिससे पेड़ पौधों की क्या हो जाएगी, विकास दर धीरे हो जाएगी। फिर होटल और कारखानों से निकलने वाले जो हमारे कचरे हैं उनको हम सीधा मिट्टी में डाल देते हैं, जिसके वजह से आसपास के क्षेत्र में रोगजनक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और लास्ट पॉइंट ये बताया था कि अवशिष्ट पदार्थ हम सीधा मिट्टी पे डाल देने से आसपास के मृदा में क्या होंगे, मच्छर मक्खी कीटाणु उत्पन्न होंगे, जो वहाँ के लोगों को क्या करेंगे, दुष्प्रभाव देंगे, वहां पे रहना उनको दूभर कर देंगे। ठीक।
जो अगला टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अवशिष्ट के प्रकार। ठीक, तो टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक नगर पालिका होता है, एक औद्योगिक होता है, एक भयावह अवशिष्ट होता है। ठीक, तीन टाइप के हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं। ठीक, अब ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक, तो उसमें ये टॉपिक देखेंगे। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा इन्वायरमेंटल स्टडीज में, वो देखते हैं। आज जो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में चैप्टर पढ़े हैं, यूनिट पढ़े हैं, वो हमारा यूनिट 5 है, जिसका नाम है हमारा मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक, जिसमें हम लोग ने पहले पढ़ा कि हमारे सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, किस तरीके से सॉइल हमारा पॉल्यूट होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से सॉइल हमारा पॉल्यूट होता है। देन हम लोग ने पढ़ा कि मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय, कि मृदा को प्रदूषित होने से हम किस तरीके से बचाएं, क्या ऐसा उपाय करें, क्या ऐसा करें कि हमारा सॉइल पॉल्यूट होने से बचे। एंड देन हम लोग ने लास्ट टॉपिक आज का पढ़ा है मृदा प्रदूषण का प्रभाव, कि मृदा पे प्रदूषण का क्या प्रभाव है, सॉरी, मृदा प्रदूषण का प्रभाव किस पे, मानवों पर और जीव जंतुओं पे या पेड़ पौधों पे, क्या हमारे मृदा के प्रदूषण का प्रभाव है, किस तरीके से वो हमारे प्रभावित कर रहा है, कैसे हमको रोक दे रहा है, कैसे वो सॉइल की पोरोसिटी कम कर दे रहा है, जिसके वजह से पेड़ पौधे का विकास नहीं हो पा रहा है। सॉइल पॉल्यूट हो रहा है तो किस तरीके से मच्छर मक्खी हो रहे हैं, जो हमको वहां पे कई तरह की प्रॉब्लम जिसकी वजह से फेस करनी पड़ी। ऐसे कई चीजें हम लोग को प्रभावित करेगी अगर हमारा सॉइल प्रदूषित होगा। ठीक, तो ये हम लोग आज पढ़े। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो चीज रहेगा हमारा टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे भी मैंने बताया तीन तरह के, नगर पालिका, औद्योगिक और भयावह। उसके दिन बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्यर्थ पदार्थ का समापन विधि, किस तरीके से हम व्यर्थ पदार्थ का डिस्पोजल करेंगे, उसको किस तरीके से डिस्पोजल करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग का 5 मेथड आता है, जलाना, फिर पीसना, देन स्वच्छ भूमि भराव, ढेर लगाना और कंपोस्टन बनाना। ठीक, तो ये 5 चीजें। ठीक, इसके बाद से ही हम लोग का चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि कल इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर दें, अपने 5वें यूनिट को समाप्त करके अगले लेक्चर में हम लोग 6वें वीडियो को हम लोग पढ़ने की, 6वें यूनिट को पढ़ने की स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कल यही हमारा प्रयास रहेगा कि ये चैप्टर खत्म हो गया। छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है।